Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about 5 major articles. In the first article हम बात करेंगे आरबीआई के एक फ्रेमवर्क के बारे में जो कि डिजिटल स्कैम से रिलेटेड है. Then we will be talking about फूड सेफ्टी इन इंडिया. अभी रिसेंटली 2 इंसिडेंट्स हुए जिसमें 200 से करीब लोगों को बीमार होना पड़ा बिकॉज ऑफ फूड सेफ्टी इंडिया में अच्छी नहीं है इस वजह से. देन राजस्थान और हरियाणा के बीच में यमुना रिवर को लेके एक पैक्ट साइन हुआ है. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑल्सो. इंडिया ने डिप्लॉय की है 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को ऑपरेशनल कंडीशन में, तो इसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग कि इसका क्या मतलब है. एंड लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन हिस्ट्री. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल को समझते हैं. देखिए, इंडिया के अंदर हर साल लगभग 250 बिलियन के आसपास डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है जिसमें लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर की आप ट्रांजैक्शन करते हैं. अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर अगर हम देखें जो एज्ड पॉपुलेशन के लोग हैं उनके साथ कुछ ना कुछ तरीके का डिजिटल फ्रॉड हो जाता है. जैसे यंग पॉपुलेशन के साथ भी होता है बट रिलेटिवली कम नंबर में. तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2017 में आपकी आरबीआई एक गाइडेंस लेके आई, एक सर्कुलर लेके आई. अब उसी के ऊपर और ज़्यादा बेटर वे में कैसे आप डील कर सकते हैं इसके बारे में आपकी आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क इशू किया है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इन केस किसी भी तरह का अगर यहाँ पे मिसकंडक्ट होता है, कहीं पर किसी के साथ फ्रॉड होता है, तो आरबीआई ने इसको लेके कुछ गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क इशू किया, जो कि आरबीआई ने आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के मैंडेट के अंडर या पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के मैंडेट के अंडर ये आरबीआई कर सकता है. ये दोनों ही इस फ्रेमवर्क को गवर्न करते हैं. अब इसमें है क्या, आप सबसे पहले ये समझो. लेट्स से यहां पे आपकी कोई गलती नहीं है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी थी जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वो आपके खाते से निकल गया. तो इस केस में आपकी जीरो लायबिलिटी है एंड आपको पूरा का पूरा आपका पैसा वापस मिलेगा. देन थर्ड पार्टी ब्रीच, यानी यहां पे आपने ऑन टाइम 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दिया और आपको लाइक जो भी अलर्ट वगैरह मिला था आपने यहाँ पे अपने बैंक के साथ शेयर किया कि भाई ये मैंने आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है और उसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो उसके केस में आपकी जीरो लायबिलिटी रहेगी. बट इन केस आपने 7 दिन के बाद, 4 से 7 दिन के अंदर आपने उस चीज को रिपोर्ट किया तो उसमें आपको कुछ कंपनसेशन कम मिलेगा. अब यहां पे कहा जाता है कि भाई इन केस आपने ही, आपके साथ ही फ्रॉड हुआ है, आपने ही पेमेंट की है, तो उस केस में यहां पे आप टाइमली रिपोर्ट करेंगे तो आपको इंटायर लॉस जो है आपका लाइक कस्टमर को बेयर करना पड़ता था. तो लाइक जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे तब तक तो आप ही का है वो लॉस. अदरवाइज अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं टाइमली तो यहाँ पे कुछ हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा. तो यहाँ पे 7 डेज तक का आपका डिले आप कर सकते हैं, मतलब विद इन 7 डेज आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं. बट उसके बाद कहीं ना कहीं कंज्यूमर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो फिर एक बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसको कितना पैसा पे करना है. अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है, आरबीआई कहती है कि भाई देखो 50,000 तक का एक लो वॉल्यूम का अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो उस केस में हम यहाँ पे 85% रूल को अप्लाई करेंगे. यानी आपको मैक्सिमम 85% आपके लॉस का या 25,000 तक रुपए मिलेगा. अब लेट्स से किसी के साथ 20,000 का फ्रॉड हुआ है तो उसे 17,000 तक यहाँ पे कंपनसेट कर दिया जाएगा. बट इन केस अगर यहाँ पे किसी के साथ 40,000 का फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पे 25,000 कम है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 25,000 मिलेगा, 34,000 नहीं मिलेगा. और ये एक ही बारी लाइफ में आप पैसा वापस ले सकते हो, हर बारी आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा. तो एक बारी की गलती माफ है, बार बार की नहीं. तो यहाँ पे कहा जाता है कि रिपोर्टिंग विंडो आपकी 5 कैलेंडर डे की रहेगी. यहाँ पे आपको दोनों बैंक्स के साथ, जहां से पैसा कटा और जिस बैंक में पैसा गया, दोनों के पास रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी. एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर भी यहाँ पे आपको रजिस्टर करनी होगी. जो बर्डन है, पहले आपको प्रूव करना था कि आपकी गलती नहीं है, अब ये बैंक प्रूव करेगा कि भाई ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से गलती हुई है. अगर इन केस क्रेडिट कार्ड से पैसा चोरी होता है तो शेडो क्रेडिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. 5 दिन के अंदर आपके बैंक में सारा पैसा डाल दिया जाएगा, वो प्रोविजनल होगा. इन केस ये प्रूव होता है कि बैंक की गलती है तो वो पैसा आपका वापस आ जाएगा. इन केस ये पता लगता है कि आपकी गलती है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा. अनड्यू आपके साथ हरासमेंट ना हो, तो इस वजह से ये किया गया है. अब यहाँ पे एक डेडलाइन भी इशू की गई है कि भाई इन केस अगर आपके पास कोई फ्रॉड आता है विद इन इंडिया का तो 45 दिन के अंदर आपको केस को क्लोज करना है और 60 दिन अगर क्रॉस बॉर्डर की यहाँ पे पेमेंट है.
अगर इन केस कोई भी पेमेंट होती है 500 से ज़्यादा की, तो उस केस में एसएमएस अलर्ट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो फ्रॉड्स हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है भाई, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, कई बारी पर्सन को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। और इस केस में जैसे डिजिटल अरेस्ट की अगर आप देखें तो कई बार लोग घबरा जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर लूप होल भी आपके कई सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल फोन के डिवाइसेस, अब उसमें हर एक में अलग आपका एक बैंक अकाउंट चल रहा हो और फिर हर जगह से मैसेज आ रहा हो, तो आपको सही और गलत मैसेज के बीच में फर्क नहीं पता लग पाता, कई बार वो भी है। अब ये जो 50,000 की कैप है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी है, ऐसा मानना है। एंड यहाँ पे नेग्लिजेंस की जो डेफिनेशन है वो एक होलिस्टिक नहीं है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आप यहाँ पे गलत मानते हैं। तो कहा जाता है कि भाई ठीक है, एक बात ये तो है कि भाई यहाँ पर आपने मैट्रिक्स में कुछ चीजों को इनहेंस तो किया है, ऑल्दो 50,000 कम है, बट स्टिल इसमें आपके जो बैंक है उनके ऊपर बोझ नहीं आएगा। इसमें क्या है कि कुछ पैसा आपका 65% जो पैसा है वो आपका आरबीआई पे करेगा, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो आपके कस्टमर बैंक और बेनिफिशियरी बैंक आपस में मिलके पे करेंगे। तो यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि ये अच्छी चीज है। एंड मोर ओवर यहाँ पे शेडो रिवर्सल जो क्रेडिट का किया जा रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज है कि फालतू में पर्सन को कोई को इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, हमें इम्पावर डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है एल्डरलीज को लेके। फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी बढ़ेगी उतना ही बेटर रहेगा, इस तरह के स्कैम आपके कम हो जाएंगे। तो ये आपके दो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देख। आइए बात करते हैं पॉलिटी से रिलेटेड अगले आर्टिकल। देखो, फूड सेफ्टी की अगर बात की जाए, तो फूड सेफ्टी इंडिया के अंदर फूड सेफ्टी एक्ट के अंडर आपका डिफाइन किया जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006, जिसे फसई आपका इंप्लीमेंट करता है। अब इसमें जो आपकी फसई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आपकी हेल्थ के अंडर आती है, और ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इसमें ज्यादातर काम इनका नहीं है, इसमें स्टेट लेवल पे जो आपके स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी है वो फंक्शन करती है स्टेट लेवल पे। एडिशनली यहाँ पे आपको अगर कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करनी हो, तो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आप रजिस्टर करके अपना लाइसेंस यहाँ पे इशू करवा सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर कंप्लायंस बहुत पुअर और पथाटिक है, बिकॉज लोकल लेवल पे आपके पास फंड एंड फंक्शनरीज फंड्स एंड यहाँ पे फंक्शनरीज की कमी है, मतलब जो लोग हैं उनकी कमी है। अगर आप देखेंगे तो सेवरल जगह पे तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली हैं, तो 30 से 40% तक की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वैसे इंडिया के अंदर ग्लोबल जो डिजीज बर्डन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कहते हैं कि भी देखो, फूड सैंपलिंग, क्योंकि लोग नहीं है, पैसा नहीं है, तो फूड सैंपलिंग कम कलेक्ट की जाती है, और इस वजह से स्टैंडर्ड्स भी होलिस्टिकली इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। अब कहते हैं हेल्थ बर्डन की बात की जाए, तो यहाँ पे आपका हेल्थ बर्डन काफ़ी कम हो सकता है, जैसे जो लाइक डायरिया है, टाइफाइड है, ऐसी बीमारियां कम हो सकती है अगर आप फूड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन तो होगी होगी, बट अगर वो ठीक रहेगा, सेहतमंद रहेगा, तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज करेगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करो, पहली बात तो वैकेंसीज को फुलफिल करो, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए यहाँ पे सर्वेलेंस के लिए। मोर ओवर लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर और बूस्ट कीजिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें। वैसे इंडिया में ईट राइट मूवमेंट को हमने स्टार्ट किया था इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को भी क्रिएट किया, जहाँ पे स्टेट वाइज रैंकिंग दी जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुए एमओयू के बारे में। देखो, यमुनोत्री से निकलती है आपकी यमुना रिवर, और आगे जाकर ये गंगा में मर्ज कर जाती है त्रिवेणी के पास, यानी संगम के पास। अगर हम यमुना रिवर की बात करें तो ये लाइफलाइन है हरियाणा की। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे तो यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत और आपका पलवल, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां ये टोटली यमुना के रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा फूड बाउल है और लोगों का मेजॉरिटी ऑक्यूपेशन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में आता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भी इसकी वजह से पॉलिटिकल टसल भी देखने को मिल सकती है। अब इंडिया के अंदर जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है या इंटरस्टेट वाटर है, इससे क्या कुछ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये कही जाती है कि जो वाटर है यहाँ पे आपका, जो यमुना का वाटर है, तो इसके लिए हमने 1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट साइन किया था।
इस एमओयू के अंडर हमने ये देखा कि हरियाणा को 40%, यूपी को 35%, राजस्थान को 10%, दिल्ली को 6% और हिमाचल को 1.7% एंड उत्तराखंड को यहाँ पे आपका लाइक आप कह सकते हो कि 2000 के बाद क्रिएशन हुई है, तो इनको यूपी के हिस्से में से ही हिस्सा मिला है। अब इंडिया के अंदर इंडिया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 262 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि भाई ऐसी तरह की जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व करने के लिए लॉ बना सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स को अलाउ करना है या नहीं करना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्लियामेंट के ऊपर। तो 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट लेके आए, जहाँ पे आपके अलग अलग ट्रिब्यूनल बनते हैं और यहाँ पे ये एडहॉक ट्रिब्यूनल्स अपनी जजमेंट के थ्रू चीजों को सॉर्ट करते हैं। तो कहा जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कर सकता है इसकी जजमेंट का, बट ऑल्दो ओरिजिनल जो लॉ है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को बाहर किया गया था। अब कहा जाता है क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, तो अडहॉक मैकेनिज्म कि भाई आपकी जब प्रॉब्लम आती है तब आप एक ट्रिब्यूनल बनाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो ट्रिब्यूनल डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि भाई ये हर एक के लिए आप अलग से बनाते हो तो इसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, टेम्परेरी मैकेनिज्म है क्योंकि ये। उसके अलावा आर्टिकल 262 की बात की जाए तो इसके अगेंस्ट आपको अगर लाइक प्रॉब्लम हो तो आप स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं और इससे कई बार जो आपका डिस्प्यूट है वो काफी लंबा खिंच जाता है। बाकी इंडिया के अंदर डाटा भी बहुत कम मिलता है रिवर्स के बारे में। एंड एडिशनली अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल नेचर हो जाता है कि भाई आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी रेजिस्ट करती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो यहाँ पे एक सिंगल ट्रिब्यूनल बनाने के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा था एंड इसके अलावा सदर्न बेसिन इंटरवेंशन 2026 जून में हमने जो स्टार्ट किया, इसमें एक सेंट्रल हाई लेवल पैनल को क्रिएट किया गया जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच में तुंगभद्रा और पेनियार रिवर के बारे में जो केसेस चल रहे हैं उसको हैंडल करने का काम करेगा। तो कहा जाता है कि भाई देखो इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये जो एमओयू हुआ है ये काफ़ी अच्छा है, बट इससे कहीं ना कहीं लोगों को क्लीन वाटर मिलेगा, खासकर सीकर, चूरू और झुंझुनू वाले एरिया में, और भिवानी और आपका फतेहाबाद में भी इससे पानी का रिसाव इंक्रीज होगा। एंड मोर ओवर वाटर को हम ठीक से यूज कर पाएंगे, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी आपका ठीक होगा और इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपका बूस्ट होगा। तो ये इसके रिगार्डिंग दो आपके क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है 12 ऑपरेशनल आपके लाइक न्यूक्लियर वॉरहेड के डिप्लॉयमेंट। देखो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी काफी क्लियर है। अभी सिप्री की रिपोर्ट में कहा कि इंडिया के पास 190 वॉरहेड्स हैं जिसमें 12 अभी ऑपरेशनल है। अब ऑपरेशनल इन द सेंस कि कभी भी किसी के ऊपर अटैक करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जिसमें इंडिया ये कहता है कि भाई आप जब तक मेरे ऊपर किसी तरह से न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आई विल नॉट अटैक यू विद द न्यूक्लियर वेपन। तो यहाँ पे क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का हमारा थीम है, जहां पे हम कहते हैं कि भाई अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो इन दैट केस हम आपके ऊपर रिटेलिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उतना ही वॉरहेड का लाइक नंबर मेंटेन करके रखे हुए हैं जो कि हमारी सेफ्टी के लिए ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि भाई अभी इंडिया के पास क्या कुछ देखने को मिलता है, तो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है जिसमें अग्नि सीरीज आ जाती है। अग्नि 5 जो है आपकी 5000 की रेंज के साथ आती है, बैलिस्टिक मिसाइल है, बट ये शॉर्ट रेंज से लेके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में आ जाती है, जो कि आपकी एक डेटरेंस क्रिएट करने का काम करते हैं। इसमें हमने मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल को भी यूज किया है। अब इसमें क्या रहता है कि आप एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं और मिशन दिव्यास्त्र के थ्रू इसको बिल्ड किया गया है। और ओवर एयरबेस में अगर हम बात करें तो मिराज, जगुआर, रफेल, इसके थ्रू भी हम ग्रेविटी बॉम्ब को ड्रॉप कर सकते हैं। देन सी बेस्ड वेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास आईएनएस अरिहंत, अरिघाट एंड अरिधमन जो अभी रिसेंटली हमने इंडक्ट किए, ये हैं जो कि K-15 मिसाइल के साथ और K-4 मिसाइल के साथ आपको देखने को मिलती है। K-4 की रेंज है 3500 किलोमीटर एंड जो K-15 है इसकी आपकी 750 किलोमीटर की रेंज है। तो ये एक डेटरेंस क्रिएट करने का काम करती है। तो कहते हैं कि भाई अभी जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, एक आर्म रेस देखने को मिल रही है। अब इंडिया के पास एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई चाइना के पास 600 प्लस आर्सनल है और पाकिस्तान के पास लगभग 170 के आसपास।
तो हमें इन दोनों के अगेंस्ट डेटरेंस बिल्ड करनी है, तो हमें थोड़ा नंबर और इंक्रीज करना चाहिए। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं इस आर्म रेस का पार्ट बन सकता है आने वाले सिचुएशन में। अब कई बार एक आपकी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि मिसकैलकुलेशन हो सकती है कि भाई नॉर्मल उन्होंने कोई मिसाइल छोड़ी है, अब हमें ये थोड़ी पता कि उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड डाला है कि नहीं। अब इन केस अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम फेल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करने की एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि सेकेंड अटैक कैपेबिलिटी के लिए आपको जो ये आपकी सबमरीन्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, तो कहते हैं कि भाई इसके अंदर हमने ये इन्हें 12 को फिट किया है एंड कहीं ना कहीं ऑपरेशनल रेडीनेस हमने अपनी इंप्रूव की है, ताकि इन केस अगर कभी फ्यूचर में हमारे ऊपर अटैक होता है तो उसको हम हैंडल कर सकें। तो ये अभी इंस्टीट्यूशनल अडेप्टेशन है, बट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को लेके फोकस करना चाहिए। इन केस कहीं गलती से ये गलत तरीके से यूज हो गया तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे ये आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं एआई के यूज की, बट एआई का यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोंकण एरिया में हम चाहते हैं कि भाई इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक परमानेंट स्टेटस मिल जाए। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस पूरे आर्टिकल में आपकी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट जो है, इसके थ्रू ये पूरा एरिया गवर्न किया जाता है। एक होता है पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी होती है जहाँ पे फोटोज वगैरह बनाई जाती है, रॉक के ऊपर आप फेसेस वगैरह लाइक नेचुरल पिगमेंट्स को यूज करके बना देते हैं। अब इसी में एक चीज आती है जहां पे आप बात करते हैं कि भाई लेट्स से कि आपने कार्व करके, मतलब जो आपकी पत्थर है, उस पत्थर को क्या करके चीर के उसके ऊपर कुछ डिजाइन क्रिएट किए, तो इसे पेट्रोग्लिफी कहा जाता है। अब ये पेट्रोग्लिफी अगर बात की जाए तो इसमें चीजल्स वगैरह का यूज करके आप उसको फोटो को डिजाइन करते हैं। अब ऐसे ज्योमोमॉर्फी के होता है जहां पे आप एनिमल जो आपके पर्टिकुलर एक रीजन से मिलते हैं उसको आप डिफाइन करते हैं, जैसे डियर, इबेक्स, कैटल, बिसन वगैरह, बर्ड्स वगैरह, इनको। एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे स्पायरल हो गया, सर्कल हो गया, ग्रिड्स हो गए, या एब्स्ट्रैक्ट लाइन, उनको भी यूज किया जाता है। तो कहते हैं कि भाई ये प्री राइटिंग स्टेज के आपके डिजाइन होते हैं, जिसमें जनरली आप ये देखते हैं कि कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। मोर ओवर ये हो सकता है कि कुछ रिचुअल या ऐसी कोई स्पेशल प्लेस हो इन लोगों की। एंड इसमें कई बार एस्ट्रोनॉमिकल मार्कर्स देखने को मिलते हैं, जैसे इक्विनॉक्स को लेके या आपके सोलिस्टिस को लेके कई बार इसमें मार्किंग कैलेंडर्स की आपको देखने को मिल जाती है। इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो ये आपके माइग्रेटरी पाथ एनिमल्स के, लोकल ट्राइब्स के, उसको भी डिफाइन करता है। तो कहते हैं ऐसे कई एरियाज है, जैसे गुबुस्तन रॉक आर्किटेक्चर है अजरबैजान में, ऐसे भीमबेदका है आपका इंडिया के मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसे ही पेट्रोग्लिफी नेशनल मॉन्यूमेंट है आपका न्यू मैक्सिको के अंदर। तो इनके कंजर्वेशन की बात की जाए तो यस, वेदरिंग के कारण इनके ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, और कई बार कुछ लोग इन्हें वेंडलाइज भी कर देते हैं। तो कहते हैं इनका सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ समझाते हैं, आप ह्यूमन एवोल्यूशन को समझ सकते हैं, और आपकी टाइमलाइन को, हिस्टोरिकल टाइमलाइन को ये ठीक करने में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको फंड एलोकेट करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे डेडिकेटेड 4 ईयर का डिजिटल असेसमेंट और डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल आपको कोलैबोरेशन के थ्रू आप इस चीज़ को बेटर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन के ऊपर आप फोकस कीजिए, मिटिगेट कीजिए इन्वायरमेंटल वेदरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। एंड इसमें हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यूज़ करना किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मैसिव साइज़ होता है, तो उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये इतनी जगह पे स्कैटर्ड है कि एक जगह एक इंसान के द्वारा सारी जगह को कवर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ये थी आज की डिस्कशन। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।